हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या देख रहे हैं आप? आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस मॉक टेस्ट 2 पहला जो है वो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था और आज इसी सीरीज का जो है वो ये दूसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। ओके, तो कैसे आप सब लोग? बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन तो अभी चल ही रहा है, जैसे कि अभी आरआरबी लेवल 1 के लिए जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, साथ ही साथ मैं एक और सीरीज लेकर के चल रहा हूं आपके साथ, आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस मॉक टेस्ट 2। और ये जो सीरीज है ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए जो है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो बच्चे लेवल 1 के बच्चे हैं वो भी इस सीरीज को देखेंगे और दे विल लर्न अ लॉट। आरआरबी एनटीपीसी के जो 2 एग्जामिनेशंस हैं, लेवल यानी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली ये क्लास, और साथ साथ लेवल 1 के जो बच्चे हैं ग्रुप बी के, वो भी इस क्लास को देखेंगे तो लाभान्वित होंगे, क्योंकि इसकी लेवल थोड़ी हाई तो रहेगी, परंतु जब एक्सप्लेनेशन वो देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कोरिलेट हो जाएंगे और दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर। ओके, प्रत्येक क्लास की शुरुआत में मैं आपको ये चीजें तो बताता ही बताता हूँ। धैर्य, उचित मार्गदर्शन, लगातार परिश्रम, है ना। उचित मार्गदर्शन, लगातार परिश्रम और धैर्य के साथ जब आप लंबे समय तक कंपटीशन में बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता एक दिन आपको मिलने वाली है। और यही वो मूल मंत्र हैं जो प्रत्येक क्लास की शुरुआत में मैं अपने बच्चों को, आप सबों को बताता हूं। और निश्चित तौर पे हम एक ऐसी कारवां बनाएंगे जो कि सिलेक्शन और उचित मार्गदर्शन के लिए जाए, ये चैनल जो है वो जाना जाएगा और हम सब मिलकर के एक ऑथेंटिकेटेड स्टडी के द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, है ना बच्चों। तो आइए, हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इस क्लास को, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्विज को जरूर बताएं। वंस थिंग्स मोर आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर रीजनिंग की क्लास भी लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों में मैं उसे लेकर के आऊंगा और जीके जीएस और रीजनिंग की क्लास जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। पैंडोरा बॉक्स में भारत में प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है? क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को क्या करते हैं हम? डायरेक्ट देते हैं ना, गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो इनकम टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई? वह कर होता है जो व्यक्ति या संस्था जो है वो स्वयं सरकार को देता है, जैसे आयकर, कारपोरेट टैक्स इत्यादि। ये जो है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, तो आप जो है वो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ओके, जस्ट अंडरमाइंड ऑल दिस फैक्ट्स। यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? ये जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ भारत में, और 1 अप्रैल 2017 देकर के इसे कंफ्यूज करने की कोशिश एग्जामिनेशंस में की जाती है। सो राइट आंसर इज 1 जुलाई 17। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है ना। 1 जुलाई 2017 से लागू, और इसका उद्देश्य जो है वो देश में सभी अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करके एकल कर प्रणाली जो है वो लागू करना था। सो यहां से इन चीजों को आप देख रहे हैं। प्रत्येक क्लास की शुरुआत में कुछ पेप टॉक्स आपको देना बहुत जरूरी होता है, तो छोटा सा पेप टॉक। एक चिंगारी में जब तक हम हवा नहीं देते तब तक वो बुझी बुझी सी दिखाई देती है, लेकिन जब उसी चिंगारी में बाहर से हवा देते हैं तो उससे जो अग्नि प्रज्वलित होती है, इससे पूरे जंगल को जलाया जा सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप भी, आपके अंदर जो है वो चिंगारी छुपी हुई है, आप उसे हवा दो उचित मार्गदर्शन में, और आप देखेंगे कि एक ह्यूज नॉलेज
इनॉर्मस एनर्जी ऑफ नॉलेज यू आर हैविंग विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर में जो है वो बहुत बड़े ज्ञान के सागर भरे पड़े हैं। आप जो है वो उसे उचित देख रेख और उचित मार्गदर्शन में क्या कर सकते हैं, जगा सकते हैं। और वही मैं करने आपके सामने आया हूं। ठीक है, आपको जगाने आया हूं। आपके अंदर छुपी हुई ज्ञान की चिंगारी को जगा करके हम इतने प्रज्वलित करेंगे कि वे अंधकार रूपी अग्नि को, मतलब कि जंगल को जला करके राख कर देगी। तो बन रही है इस चैनल पे अपने फ्रेंड्स और एजुकेटर एंड मोटिवेटर एसपी सिंह के साथ। अर्थव्यवस्था का प्रमुख 3 क्षेत्र कौन कौन सा है बच्चा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो भैया कृषि मत्स्य पालन आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, शिक्षा इत्यादि इत्यादि। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों सेक्टर्स को आपको याद रखने हैं। 20 से 25 मिनट में आपका लूंगा। दिल थाम करके पूरी वीडियो को आप देखें कि बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो। राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी का निर्माण कौन करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। ओके, राजकोषीय नीति का निर्माण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसमें सरकारी खर्च, कर नीति और उधारी नीति जो है वो शामिल होते हैं। क्या क्या? सरकारी खर्च, टैक्स पॉलिसी एंड उधारी नीति जो है वो इसमें शामिल होती है। सपनों को नई उड़ान जब तक हम नहीं देंगे, अपने पंखों को जब तक हम नहीं फैलाएंगे, तब तक हम इस अनंत आकाश को देख नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत कुछ है दोस्तों, आप अपने पंखों को फैला करके उड़ना सीखें अपने ट्यूटर और मोटिवेटर एसपी सिंह के साथ। हुमायूं को किसने हराकर दिल्ली से निकाला था? Who defeated हुमायूं and expelled him from Delhi? और ये था शेर शाह सूरी। कब, कौन से युद्ध में? आप यहां देखिए पेंडोरा बॉक्स। 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध और 2 युद्ध, 1539 चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी के कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया। 2 युद्ध। हुमायूं को भारत छोड़कर के भागना पड़ा ईरान। शेर शाह ने दिल्ली पर शासन किया और उसने सुदृढ़ किया प्रशासन को, डाक व्यवस्था को और भूमि सुधार प्रणाली को सुधारा और क्या किया? लागू भी किया। तो इसे देखेंगे आप। 2 युद्ध जो मैंने यहां पर बताए, इन 2 युद्धों को आप अंडरमाइन रखना। एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर? और ये था अबुल फजल। अबुल फजल यूं कहें तो बूझ पहेली मेरी। ठीक है, बहुत सारी पहेलियां भी इनकी बनाई हुई थी। तो भैया अबुल फजल के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लो यहां से। अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान और इतिहासकार था। उसने प्रसिद्ध ग्रंथ आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना की। इन ग्रंथ, क्वेश्चन राइज हो रहा है यहां से। अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान और इतिहासकार, उसने प्रसिद्ध ग्रंथ आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों की रचना की। इन ग्रंथों में अकबर के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और दरबार के जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। एक और फैक्ट यहाँ पे, अबुल फजल कौन था? प्रसिद्ध कवि था और प्रसिद्ध कवि फैजी का भाई भी था। कई बार एग्जामिनेशन में से पूछा गया है कि अबुल फजल कौन था? अबुल फजल प्रसिद्ध कवि फैजी का भाई भी था। ओके, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? विच गवर्नर जनरल एबलिश्ड द सती सिस्टम? और ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत सारे सुधारों के जन्मदाता भारत में। ओके, सती प्रथा जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर जल जाती थी, भारतीय समाज की अमानवीय प्रथा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों, इस पर ध्यान देना, राजा राम मोहन राय के प्रयासों और सामाजिक आंदोलन के कारण 1829 ईस्वी में, ये क्वेश्चन बन रहा, 2 क्वेश्चन यहां बन गए। पहला, राजा राम मोहन राय के प्रयास सामाजिक आंदोलन के कारण 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यह भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन का जो है वो एक ऐतिहासिक कदम था। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से राइज हो रहे हैं दोस्तों, इन्हें आप देखते चलें, इन्हें आप कभी भी
स्काइप नहीं करेंगे। यही मेरी क्लास की विशेषता, और आप बच्चे यहां से बहुत कुछ सीखते हुए। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये था एनफील्ड राइफल की कारतूस। और क्या थी इसमें? 1857 ईस्वी क्रांति, तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल की कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने लगी की अफवाह फैली। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इसे अपने धर्म के विरुद्ध बताया और विद्रोह छेड़ दिया। इस क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह जैसे वीरों ने किया। इनके अलग अलग क्षेत्र भी थे। हालांकि यह क्रांति असफल रही थी, परंतु इसने राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी और बाद में इसी पे जो है वो नए नए तराने बने, नए नए नारे बने, और बाद के जो नेशनलिस्ट हुए वो इसी विद्रोह को प्रेरणा मान करके विद्रोह करते रहे। और बाद में 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीयों के चेतना में ऐसी रची बसी कि बाद में जो है वो 1947 में जब हम आजाद हुए, तो कहने का मतलब कि एक प्रेरणा का स्रोत। खिलाफत आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? और यह था तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ तुर्कीज खलीफा, कैलिफ। कब से कब तक? बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहां से, देखो ध्यान से। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 24 तक। शुरुआत किसने किया? अली बंधुओं, दो व्यक्ति थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा, जो कि इस्लाम जगत के धार्मिक प्रमुख थे, इसकी सत्ता की रक्षा करना था। इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने कमजोर कर दिया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर के लड़े और हिंदू मुस्लिम एकता को बल भी मिला। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने यहां से देखे, कोरिलेटेड क्वेश्चंस, और इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ करके अपने आप को कर पाएंगे बूस्ट और एनर्जाइज, और सीख पाएंगे बहुत कुछ, क्योंकि मैं एसपी सिंह बार बार आपको बताता हूं, पढ़ें उसी से जो खुद सिलेक्टेड हैं, क्योंकि वही आपको बता पाएंगे सफलता के असली राज और असली गुर। ओके दोस्तों, तो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अंधेरे के खिलाफ एक दिया जलाना, यानी कि जब बच्चे स्टडी में होते हैं तो सबसे बड़ा अंधेरा क्या होता है? जॉब का न होना, ठीक है। धीरे धीरे हम तैयारियां करते हैं, नॉलेज के दिए जलाते चलते हैं, और बाद में जब हमें सफलता मिलती है तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में उजाला भर आया। और यही आप बच्चों को करना है। तो इन पंक्तियों को हमेशा याद रखना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। ओके, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास वीटो शक्ति है? वीटो पावर, और यह है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, देखते हैं क्या इसमें कुछ फैक्ट्स। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं भैया। कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। कौन कौन हो गए? 1 2 3 4 5। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास है वीटो शक्ति। यदि इनमें से कोई भी एक देश ना कह दे तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। यह शक्ति 1945 में बड़ी शक्तियों की सहमति से दी गई थी, ताकि वैश्विक संतुलन बना रहे। इनसे बहुत चीज आप सीख रहे हैं यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र के कौन से अंग का गठन अब औपचारिक रूप से समाप्त माना गया है? इसका कोई काम नहीं अब। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल कब समाप्त हुआ? देखें जरा क्या कहता है कुछ विशेषता, इसकी एक्सप्लेनेशन। न्यास परिषद का उद्देश्य था औपनिवेशिक या अशासित क्षेत्रों की स्वतंत्रता दिलाना। अच्छा, न्यास परिषद का उद्देश्य औपनिवेशिक या अशासित क्षेत्रों की स्वतंत्रता दिलाना। 1994 में पलाऊ एक कंट्री, इसकी स्वतंत्रता के बाद इसका मिशन पूरा हो गया। अब यह परिषद औपचारिक रूप से निष्क्रिय है, पर संविधान में इसका उल्लेख बना हुआ है। जब भी हम कभी संविधान यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, इनके अंगों के बारे में पढ़ते हैं,
तो ट्रस्टीशिप के बारे में जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मेशन का एक ये पार्ट है। ओके। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? Who represented India in signing the United Nations Charter? और ये हैं सर रामास्वामी मुदलियार। ओके बच्चों, ये वाला जो दिख रहा सर R.N. राव लिखा गया यहाँ पे, तो ये वाला जो इंग्लिश वाली एक्सप्लेनेशन मतलब ऑप्शन है, इसे आप देखें, सर रामास्वामी है ना, सर रामास्वामी मुदलियार। ओके, ये चीज है। चलिए थोड़ा देखते हैं मुदलियार साहब के बारे में। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हस्ताक्षर करने वाले संस्थापक देशों में एक था। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो सर रामास्वामी मुदलियार जी ने किया था, जो एक प्रतिष्ठित भारतीय राजनयिक और नेता थे। ठीक है, ओके, इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़े। डांडिया रास किस देवता से संबंधित लोक नृत्य? डांडिया रास इज एसोसिएटेड विद विच डीटी? एंड द डीटी इज लॉर्ड कृष्णा। डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य, जिसे लकड़ी की डांडियों से खेलते हुए किया जाता है। यह कृष्ण रास की परंपरा से जुड़ा है, इसलिए नवरात्रि में इसका बड़ा महत्व है। झूम किस नृत्य है? किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? ये मिजो के द्वारा किया जाता है, मिजोरम। ओके, देख रहे हैं क्वेश्चंस कितने खूबसूरत होते हुए। झूम नृत्य मिजोरम की मिजो जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह झूम खेती से जुड़ा हुआ है, इसलिए फसल बोने के समय जो है वो ये किया जाता है। इसे पूर्वोत्तर भारत का जनजातीय कृषि आधारित नृत्य कहा गया है। ओके, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के आधार पर, लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वाटर, एंड अमेजन। ऐसे तो नाइल बड़ी है, लेकिन प्रवाह क्षेत्र में जो है वो ये बड़ी। अमेजन का जल प्रवाह सभी नदियों में सर्वाधिक, और हर सेकेंड जो है वो ये लगभग 2 लाख मीटर क्यूब पानी अटलांटिक सागर में छोड़ती है, इसलिए ये प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी बन जा रही है ना। ओके बच्चों, विक्टोरिया फॉल्स, वेयर इज विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड? विक्टोरिया फॉल कहां स्थित है? वेयर इज विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड? और ये है जाम्बिया, जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे में, जाम्बिया में। ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है और दुनिया के सबसे शानदार जलप्रपातों में से एक है। इसका स्थानीय नाम थंडरिंग स्मोक, धुआं उठता हुआ पानी है। ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा बना? ग्रैंड कैनियन इज कार्व्ड बाय विच रिवर? एंड दिस इज कोलोराडो। क्या है, थोड़ा कोलोराडो के बारे में देखें यहाँ पे। अमेरिका का ग्रैंड कैनियन 446 किलोमीटर लंबा और 1.6 किलोमीटर गहरा है, और इसे पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी भी कहा गया है। तो ये घाटी है, ठीक है, ग्रैंड कैनियन, जो कि कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। सबसे अधिक झीलों वाला देश? विच कंट्री हैज मोस्ट लेक्स? एंड दिस इज कनाडा। बहुत सारे लेक्स कनाडा में हैं। कनाडा में लगभग 30 लाख से ज्यादा झीलें हैं, दुनिया में सबसे अधिक, इसलिए कनाडा को द लैंड ऑफ क्या कहते हैं? लेक्स कहते हैं। ओके, और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? हु हैज द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और ये पावर है भैया पार्लियामेंट को, है ना। भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद संविधान के किसी भी भाग में को बदल सकती है, लेकिन कुछ संवैधानिक संशोधन को राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संविधान को समय के अनुसार अद्यतन करना, अपडेट करना और लोकतंत्र की नींव को बनाए रखना होता है। इसे व्याख्या को पूरी तरह से पढ़ेंगे। ये आर्टिकल
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368, जो कि बहुत सबसे बड़ी आर्टिकल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो अब डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस मैं इसलिए लाता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में राइज होंगे और बहुत ही रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके बच्चों, तो दिल से पढ़ें, जुड़ करके पढ़ें और एक मुहिम बनाएंगे हम इस चैनल पे, जो कि आपके लिए क्रिएट किया गया है, और यह है द कॉम्पिटिटिव जोन। भारत में कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 51A। और मौलिक कर्तव्यों की बात जहां तक आती है तो आर्टिकल 51A की बात याद में आती है। ये नागरिकों को देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए निर्देशित करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए संविधान और कानून का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, है ना। बाद में इसे जोड़ा गया था। ओके, मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब ऐड किया गया? आप बच्चे कमेंट्स बॉक्स में इसे जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारा जो संविधान था जब ये बना था तब जो है वो ये प्रावधान नहीं थे, और 51A जो है वो उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे बेसिक संविधान में नहीं थे, बाद में इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया आप इसे बताएंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? यह है इम्पीचमेंट। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और आर्टिकल बार बार पूछ लिया जाता है, इम्पीचमेंट वाला आर्टिकल राष्ट्रपति को जो है वो आर्टिकल 61 के तहत जो है वो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इससे संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है, तब जो है वो इम्पीचमेंट लागू समझा जाता है। ओके, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट इज रिलेटेड टू 61, आर्टिकल 61, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, है ना। ओके, तो क्वेश्चंस लगभग 20, और जब एक्सप्लेनेशन में देता हूं तो पढ़ करके हो जाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या कितनी? आपने लगभग 100 क्वेश्चंस को यहां पर शूट आउट किया। ओके, रीजनिंग की क्लास भी मैं लेकर के आपके लिए आऊंगा, ताकि पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कर पाए। ओके, once again I would like to make you understand, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मेरी इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां बार बार याद आती हैं कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो बस दिए को जलाएंगे, प्रकाश फैलाएंगे, खूब स्टडी करेंगे, और अपने अंदर जो है वो अज्ञान रूपी छुपे हुए अंधेरे को हटाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम सिलेक्टेड होंगे। बिल्कुल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए, आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।